उन्होंने उसे टेंट में जिंदा छोड़ दिया। वह अभी भी सांस ले रहा था। 10 अगस्त 1986, कैंप 4 K2, 26,000 फीट। 5 पर्वतारोहियों को, जो अभी भी खड़े हो सकते थे, यह तय करना था कि क्या उसे बचाने का मतलब था कि वे सभी अपनी जान गंवा देंगे। खतरे की इस चरम सरहद पर आपका स्वागत है, जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है, लेकिन यहां कोई भी सिर्फ एक सुर्खी भर नहीं है। 10 अगस्त 1986 की सुबह कूट डीएम बर्गर ने 26,000 फीट की ऊंचाई पर अपने टेंट की जिप खोली और बाहर देखा, जहां ओले, बर्फ और हवा एक भयानक तूफान की तरह 100 मील प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से चल रही थी। बर्फ जो पिछले 4 दिनों से लगातार गिर रही थी, और किसी तरह उस टेंट के अंदर और कुछ ही फीट दूर लगे 2 अन्य टेंटों में जो हो रहा था, वह बाहर की अफरा तफरी से भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि वहीं पर 7 सबसे बेहतरीन जीवित पर्वतारोही पूरी तरह फंसे हुए थे। उनका स्टोव कई दिन पहले ही ईंधन से खाली हो चुका था। इसका मतलब था कि ना तो गर्म खाना मिल सकता था और ना ही बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी बनाया जा सकता था। वे धीरे धीरे मर रहे थे। एक पर्वतारोही अब बिना मदद के खड़ा भी नहीं हो सकता था, और एक अन्य इतनी जोर से खांस रही थी कि उसकी हर सांस ऐसे लग रही थी जैसे वो डूब रही हो। टेंट के अंदर वो पल ही इस कहानी का अंत है। ये समझने के लिए कि बात यहां तक कैसे पहुंची, हमें 6 हफ्ते पीछे जाना होगा। K2 बेस कैंप पर 17,600 फीट की ऊंचाई। कोल्ट वो अकेला इंसान था जिसने 2 अलग अलग 26,000 फीट ऊंची चोटियों पर पहली बार चढ़ाई की थी, और उसके साथ हर कदम पर जूली टुलिस थी। दोनों खुद को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर फिल्म बनाने वाली टीम कहते थे। K2 वो तीसरी चोटी होने वाली थी जिसे उन्होंने साथ में फिल्माया। उन्हें नहीं पता था कि ये उनमें से किसी एक के लिए आखिरी साबित होगी। जब कूल्ट और जूली ने बेस कैंप के चारों ओर देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ये 2 या 3 अभियान टेंटों का वह शांत सा छोटा जमावड़ा नहीं था जिसे वे दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों पर देखने के आदी थे। नहीं, ये तो एक गांव जैसा लग रहा था। चमकीले टेंट लगभग 1 मील तक फैले हुए टूटे हुए ग्लेशियर पर बिछे थे। रेडियो में अंग्रेजी, पोलिश, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषाओं में आवाजें गूंज रही थीं। पर्वतारोही कैंपों के बीच घूम रहे थे, सामान उधार ले रहे थे, मौसम की जानकारी साझा कर रहे थे और चाय के कप साझा कर रहे थे। हर जगह कर्ट ने देखा उसे कोई न कोई जान पहचान वाला दिख रहा था। सिर्फ एक संयोग से कर्ट और जूली ठीक समय पर रिकॉर्ड तोड़ सीजन को कैमरे में कैद करने के लिए पहुंच गए थे, क्योंकि एक सामान्य साल में ये दूरस्थ और बेहद डरावना पर्वत पूरे सीजन में यहाँ आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 टीमें ही आती हैं। लेकिन इस गर्मी पाकिस्तानी सरकार ने अभूतपूर्व संख्या में पर्वतारोहण परमिट जारी किए थे। वहां 9 अलग अलग अभियान थे, जो सभी एक ही ठंडी घाटी में एक साथ जमा थे। सभी एक ही समय पर यहाँ थे, और सभी अच्छे मौसम की उसी छोटी सी अवधि में उसी पर्वत पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे थे। उनमें से कुछ बहुत हल्के सामान के साथ चढ़ाई कर रहे थे, जबकि अन्य लोग नई राहों को देख रहे थे जिन पर पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। भीड़ भाड़ वाली जगहें, नई राहें और बहुत दबाव। ये समझने के लिए रॉकेट वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है कि जल्द ही कुछ गलत होने वाला है। और 21 जून की सुबह कुछ गलत हुआ भी। प्रशांत, उत्तर पश्चिम से 9 पर्वतारोहियों का एक अमेरिकी अभियान, जिसकी अगुवाई 35 वर्षीय जॉन स्मॉलिक कर रहे थे, कुछ ऐतिहासिक करने की तैयारी कर रहा था। वे पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि भीड़ भाड़ वाले सामान्य रास्ते पर लाइन में खड़े रहें। अब वे मैजिक लाइन नाम के उस रास्ते को देख रहे थे जिस पर पहले कभी चढ़ाई नहीं की गई थी। मैजिक लाइन मूल रूप से चट्टानों और बर्फ से बनी एक निर्मम गगनचुंबी बाधाओं की श्रृंखला है। इसे चढ़ने की कोशिश करना ऐसा है जैसे आप एक खड़ी फिसलन भरी छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों, जिसकी सतह चिकनी हो, हर कुछ 100 फीट पर सीधी ईंट की दीवारें हों। कुछ साल पहले ही रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्हें शायद आज के सबसे महान पर्वतारोही कहा जा सकता है, उन्होंने इसी रास्ते का सर्वेक्षण किया था, सार्वजनिक रूप से पीछे हट गए थे और इसे चढ़ने की किसी भी कोशिश को असंभव बताया था। लेकिन जॉन स्मॉलिक और उनके 34 वर्षीय साथी एलन पेनिंगटन, वे उनसे सहमत नहीं थे। वे असंभव को संभव करना चाहते थे, और सीजन के तीसरे हफ्ते तक जॉन और एलन ने सफलतापूर्वक निचली ढलानों पर चढ़ाई करते हुए लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच बना ली थी। वे बिल्कुल वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। और उस सुबह लगभग 5:50 बजे जॉन और एलन नेग्राडो कोल के नीचे आगे बढ़ रहे थे। ये नक्शे पर खास डरावना नहीं लगता, लेकिन असल जिंदगी में ये K2 पर उन जगहों में से एक है जहां आप जितना कम समय बिता सकें उतना अच्छा है। देखिए, K2 एक बहुत ही खड़ा पहाड़ है। एवरेस्ट जैसी लंबी, कम ढलान वाली बर्फीली ढलानों के बजाय K2 पर्वतारोहियों को सीधे ढीली चट्टानों की विशाल दीवारों के नीचे ले जाता है, जो बर्फ और हिम से जमी होती हैं। जैसे ही सुबह की धूप उन चट्टानों को गर्म करती है या फिर तापमान स्वाभाविक रूप से बदलता है, वो जमी हुई पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और एक बार जब कुछ टूटकर गिरता है तो उसका एक ही रास्ता होता है, सीधे नीचे। कभी कभी ये कुछ ढीली चट्टानें होती हैं, कभी कभी ये पहाड़ का पूरा हिस्सा होता है। और उस सुबह ठीक यही हुआ, दोनों आदमियों के काफी ऊपर। 21 जून 1986 की सुबह पहाड़ की ऊपरी ढलानों से एक अकेली बड़ी चट्टान ढीली होकर गिरने लगी।
और जैसे ही वो बिना किसी चेतावनी के नीचे गिरने लगी, वो नीचे जमी हुई बर्फ की परत से टकरा गई। उसने ढलान से बर्फ और हिम की पूरी परत को उखाड़ फेंका। कुछ ही सेकंड में जो एक गिरते हुए पत्थर से शुरू हुआ था, वो एक पूरी हिमस्खलन बन गया, जो नेग्राडो कोल के नीचे दोनों आदमियों की ओर सीधा दौड़ता चला आ रहा था, इससे पहले कि वे दोनों हिल भी पाते। छुपने की कोई जगह नहीं थी, भागने की कोई जगह नहीं थी। मलबे ने दोनों आदमियों को पहाड़ की ढलान से पूरी तरह बहा दिया। पास की एक टीम के पर्वतारोही, जिन्होंने ये सब होते हुए देखा, तुरंत उनकी तलाश में उस जगह की ओर दौड़ पड़े और करीब 3 घंटे बाद वे लोग एलन पेनिंगटन का शव बर्फ से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन हिमस्खलन इतनी जबरदस्त ताकत से टकराया था कि जॉन स्मॉलिक बर्फ के अंदर गहराई में दब गए थे। उनके अवशेष के 2 पर कहीं हैं। उनकी मौतें उस सीजन की पहली थीं, और मैं आपसे सच कहूं तो किसी को हैरानी नहीं हुई। आखिरकार वे जानबूझकर दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक पर, सबसे खतरनाक अब तक न चढ़े गए रास्तों में से एक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो वहां हुआ वो दुखद था, बिल्कुल, लेकिन उसमें तर्क भी था। बचे हुए अमेरिकी अपना कैंप समेटकर घर लौट गए, लेकिन उस सीजन में बेस कैंप पर मौजूद दर्जनों अन्य पर्वतारोहियों के लिए, जिन्होंने ये खबर सुनी, उनकी सोच थी, हम तो सामान्य रास्ते से जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे, क्योंकि जिस सामान्य रास्ते की वे बात कर रहे थे उसे अब्रूजी स्पर कहा जाता है। यह पहाड़ के उत्तर दिशा से ऊपर की ओर जाता है, और लगभग हर पर्वतारोही जिसने K2 की चोटी सफलतापूर्वक हासिल की है, उसने यही रास्ता अपनाया है। लेकिन अब्रूजी स्पर को सामान्य कहना ऐसा है जैसे एक ग्रेट व्हाइट शार्क को सामान्य मछली कहना। अब्रूजी खुद एक लंबी चट्टानी धार है जो पहाड़ के किनारे लगभग सीधी ऊपर जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पिरामिड की रीढ़ पर चढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए पर्वतारोहियों को लगभग सीधी खड़ी चिमनीनुमा चट्टानी दरारों पर खुद को ऊपर खींचना पड़ता है, कठोर नीली बर्फ की खड़ी ढलानों को पार करना पड़ता है, और संकरे कगारों के किनारे किनारे चलना पड़ता है, जहां उनके जूतों के नीचे सिर्फ हजारों फीट की सीधी गिरावट होती है। यह धीमा और थकाऊ था, लेकिन मैजिक लाइन और अन्य विकल्पों की तुलना में यह ऊपर और नीचे जाने का सबसे सुरक्षित तरीका था, या कम से कम ऐसा माना जाता था। 2 दिन बाद 23 जून को अब्रूजी स्पर पर पर्वतारोहियों की भीड़ थी, जो इसी तरह की सुरक्षित और ऐतिहासिक शिखर विजय हासिल करने के लिए चढ़ाई कर रहे थे। और कुछ घंटों के लिए सच में ऐसा लग रहा था कि सुरक्षित विकल्प ही सही विकल्प था। धीरे धीरे, रस्सी दर रस्सी, ये पर्वतारोही ऊपर की ओर बढ़ते गए। ये कठिन और उबाऊ काम था, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। और उस दिन लगातार प्रगति करने वाले पर्वतारोहियों में एक फ्रेंच जोड़ा था, जिनका नाम मॉरिस और लिलियाने बेराट था। मॉरिस पहले से ही फ्रांस के सबसे मजबूत पर्वतारोहियों में से एक थे। लिलियाने भी उतनी ही दृढ़ निश्चयी थीं। दोनों ने मिलकर यूरोप के कुछ सबसे कठिन पहाड़ों पर कई साल चढ़ाई में बिताए थे। दोस्तों ने उन्हें एक दूसरे से अलग न होने वाला बताया, और वे खुद को दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पहुंचने वाला जोड़ा कहते थे। अगर एक ने किसी अभियान के लिए नाम लिखा तो दूसरा आमतौर पर पीछे नहीं रहता था, और K2 भी कोई अलग नहीं होने वाला था, क्योंकि अमेरिकियों के विपरीत बेराट्स पहले से लगी हुई रस्सियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और लगातार एक कैंप से दूसरे कैंप की ओर चढ़ाई कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके आसपास दर्जनों अन्य पर्वतारोही कर रहे थे। और इस तरह चढ़ाई करने वाले दर्जनों अन्य पर्वतारोही भी थे, क्योंकि K2 पर चढ़ाई करने की बात यह है कि आप एक ही बार में सीधे 28,251 फीट की चोटी तक नहीं पहुंच सकते। किसी का भी शरीर यह सहन नहीं कर सकता। तो पहाड़ को कई कैंपों में बांट दिया जाता है, जो रास्ते में एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं जैसे बहुत लंबी सीढ़ी पर विश्राम स्थल हो। 23 जून को बेराट्स दृढ़ इरादे के साथ ऊपर बढ़ रहे थे। वे पहले ही कई हफ्तों से पहाड़ पर थे। यह शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी, और दोपहर 12 बजे के करीब 30 मिनट बाद आखिरकार उन्होंने यह कर दिखाया। लिलियन इतिहास में दूसरी महिला थीं जो कभी K2 की चोटी पर खड़ी हुईं। उनके पति मॉरिस भी उनके साथ वही थे। पिछले कुछ महीनों में बेराट्स ने जो भी मेहनत की थी, आखिरकार वो बिल्कुल वैसे ही रंग लाई जैसी उम्मीद थी। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन भावनाओं में से एक रही होगी, लेकिन चोटी पर खड़ा होना असल में सिर्फ आधा काम है, और बेराट्स ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया था। पिछली रात सबसे ऊंचे कैंप में मॉरिस और लिलियन असल में सो नहीं पाए थे, क्योंकि वहां उनकी टेंट्स में सही स्लीपिंग बैग्स नहीं थे। तो पूरी एक्सपीडिशन के सबसे कठिन दिन से पहले, जैसे हर पर्वतारोही को आराम करना चाहिए, उसकी बजाय बेराट्स ने वो पूरी रात जागते हुए, कांपते हुए बिताई, बस अपनी बची हुई शरीर की गर्मी को बचाने की कोशिश करते हुए। दोपहर के 12:30 बजे वहां खड़े होकर हाथ ऊपर उठाए, कैमरे निकाले हुए, लिलियन और मॉरिस को लगा कि ये सारी परेशानियां इसके लायक थीं, और शायद उनके लिए ऐसा ही था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उनके शरीर पहले से ही अपनी हद पर चल रहे थे, ठीक से आराम में मिलने का एक कर्ज। और क्योंकि इसमें उत्साह और एड्रेनलिन शामिल था, ऐसा कर्ज चढ़ाई के दौरान नजर नहीं आता। ये तब सामने आता है जब नीचे उतरने का समय होता है, ठीक उसी इलाके में जो थके हुए पर्वतारोहियों को सबसे ज्यादा सजा देता है। वे उस दोपहर 12:30 बजे के बाद नीचे उतरना शुरू हुए, उसी फिक्स्ड रस्सी का इस्तेमाल करते हुए जिससे वे ऊपर चढ़े थे। और वे अकेले नहीं थे। 3 अन्य पर्वतारोही
एक फ्रांसीसी जिनका नाम मिशेल पार्मेंटियर था और दो स्पेनिश पर्वतारोही मारिया ब्रिगो और जोसेमा कासिमीरो भी उसी दिन उसी अंतिम शिखर प्रयास से नीचे लौट रहे थे। और नीचे उतरते समय कहीं मौसम ने उनका साथ छोड़ दिया और हालात इतने खराब हो गए कि सभी 5 पर्वतारोहियों को K2 की ऊपरी ढलानों पर तुरंत एक अस्थायी आश्रय बनाना पड़ा। यह सुनने में शानदार लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है बर्फ में एक उथला गड्ढा खोदना, उसमें बैठना और प्रार्थना करना कि सूरज के वापस उगने से पहले आप ठंड से मर न जाएं। वे सभी किसी तरह उस ठंडी रात को बाहर जिंदा बच गए, लेकिन जब आखिरकार सुबह हुई तो हालात बेहतर नहीं हुए। मौसम बहुत ही भयानक था। दृश्यता इतनी खराब थी कि आप अपने कुछ ही फीट आगे खड़े व्यक्ति को भी नहीं देख सकते थे। फिर भी समूह ने बिना देखे ही पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि यह रुकना निश्चित मौत थी। दुख की बात है कि नीचे उतरते समय बर्फीली आंधी के उस हंगामे में वही हुआ। मॉरिस और लिलियाने बेराट समूह से अलग हो गए। रिकॉर्ड में बस इतनी ही जानकारी है। यह कहना असंभव है कि क्या हुआ था, क्योंकि कोई आखिरी रेडियो कॉल या मदद के लिए पुकार नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने ही तय कर लिया था कि वे जाने नहीं देंगे। जब मिशेल पार्मेंटियर नीचे पहुंचे तो उन्होंने अलार्म जरूर बजाया, लेकिन कोई बचाव दल नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा मतलब है वहां बचाने के लिए था ही क्या। यहां तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि वे कहां अलग हो गए थे। और ये 1986 की बात है। तब कोई हाईटेक बचाव उपकरण नहीं थे। लिलियाने का शव हफ्तों बाद पहाड़ के नीचे हजारों फीट नीचे मिला। बर्फ ने मॉरिस को निगल लिया और उनके अवशेष बहुत बाद में ही मिल पाए। उनके आखिरी पलों में क्या हुआ, इसका जवाब कोई रिपोर्ट नहीं दे सकती। जो हम जानते हैं वो ये है कि दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन पर्वतारोही 3 हफ्ते से भी कम समय में मारे गए। और देखो, जबकि हर कोई जानता था कि K2 एक खतरनाक पर्वत है, जहां हर 4 सफल चढ़ाइयों पर एक मौत होती है। ये आंकड़ा कई पर्वतारोहियों को डरा चुका था। किसी भी पर्वतारोही ने इससे पहले ऐसा सीजन कभी नहीं देखा था। दुनिया के 4 बेहतरीन पर्वतारोही अब मर चुके थे और सीजन को 1 महीना भी नहीं हुआ था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हालात और भी खराब होने वाले हैं। आप सोचेंगे कि जब अमेरिकियों को मैजिक लाइन पर खो दिया गया और बेराट्स को तथाकथित सुरक्षित रास्ते से गायब होते देखा गया तो बाकी पर्वतारोहियों ने अपना सामान समेट लिया होगा और घर लौट गए होंगे। लेकिन पोलैंड के एक अभियान के 2 पर्वतारोही अब्रूजी स्पर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वे पूरी तरह से पर्वत के एक अलग हिस्से को देख रहे थे। उनके नाम यर्जी कुकुचका और तादेउस पियोत्रोव्स्की थे और उनकी नजरें K2 की दक्षिणी दीवार पर थीं। और अगर अब्रूजी स्पर K2 की सीढ़ी है तो दक्षिणी दीवार उसका सामने का हिस्सा है, जो लगभग 2 मील लंबा है और ढीली चट्टानों और लटकती बर्फ से बना है। इस रास्ते पर कोई फिक्स्ड रस्सी नहीं थी, क्योंकि इस पर पहले कभी चढ़ाई नहीं हुई थी। आगे बढ़ने का हर एक फुट हाथों से कमाना पड़ता था, बर्फ की कुल्हड़ी और क्रैम्पॉन के साथ, इतनी खड़ी जमीन पर कि जो भी चीज ढीली होती वो सीधा नीचे गिर जाती, जैसे किसी सपाट मेज से कागज फेंका गया हो। इसे आजमाना बेहद खतरनाक था। जेरजी और तादेउस ने फिर भी कोशिश की। जेरजी दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के अपने ऐतिहासिक मिशन पर था और K2 उसकी 12वीं चोटी होती। और तादेउस पहले से ही सबसे सम्मानित सर्दियों के पर्वतारोहियों में से एक था। अगर वह सफल होता तो यह उसके रिकॉर्ड में एक और शानदार उपलब्धि होती। और उन्होंने यह किसी बड़े अभियान की तरह नहीं किया। उस गर्मी में K2 पर ज्यादातर अभियानों में कई कैंप, अतिरिक्त पर्वतारोही और पहले से पहाड़ पर जमा किया गया सामान इस्तेमाल किया जा रहा था। जेरजी और तादेउस ने दक्षिणी दीवार से चढ़ाई करने का फैसला किया, अल्पाइन शैली में, बिना बोतलबंद ऑक्सीजन के और सिर्फ उतना ही सामान लेकर जितना वे अपनी पीठ पर उठा सकते थे। उनके बीच साझा किया गया एकमात्र सामान था 70 फुट लंबी रस्सी, जो पूरी दीवार के लिए थी। और उन्होंने सच में ये कर दिखाया। 8 जुलाई को शाम 6:25 बजे कई दिनों की चढ़ाई के बाद दोनों ने उस सीधी दीवार पर संघर्ष करते हुए K2 की चोटी पर पहुंचने में सफलता पाई। यह इतिहास में पहली बार था जब दक्षिणी दीवार पर चढ़ाई की गई थी। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और डरावनी उपलब्धि थी। वास्तव में आज तक इस रास्ते को दोहराया नहीं गया है। यह पूरे सीजन में पहाड़ पर सबसे बेहतरीन कहानी थी। अब उन्हें बस नीचे वापस आना था, लेकिन नीचे आना उतना आसान नहीं था जितना कि उसी रास्ते से लौटना। दक्षिणी दीवार जिस पर वे अभी अभी चढ़कर ऊपर पहुंचे थे, नीचे उतरने के लिए बनी ही नहीं थी। इसलिए यर्जी और तद्यूश ने तय किया कि वे नीचे उतरने के लिए मानक अब्रूजी स्पर का रास्ता लेंगे। कागज पर यह घर लौटने का सबसे सुरक्षित तरीका लगता था। समस्या यह थी कि जब तक वे अब्रूजी तक पहुंचे तब तक दोनों के पास उसमें देने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। वे पहले ही दक्षिणी दीवार पर कई दिनों से चढ़ाई कर रहे थे, बिना किसी ठीक से आराम के, बिना बोतलबंद ऑक्सीजन के, और सिर्फ उतना ही खाना और पानी लेकर जितना वे अपनी पीठ पर उठा सकते थे। ये 2 लोग थे जो बस बची खुची ताकत के सहारे आगे बढ़ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आसान रास्ता उन्हें बाकी सफर घर तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। 10 जुलाई को अब्रूजी से नीचे उतरते हुए वे आखिरकार लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर उस डरावनी खड़ी जगह पर पहुंचे
जिसे पर्वतारोही बुलेट प्रूफ आइस कहते हैं। यहाँ की बर्फ इतनी पुरानी और सख्त है कि यह ठोस कांच की चादर जैसी लगती है। इसमें बस एक खरोंच छोड़ने के लिए भी आपको अपनी बची खुची सारी ताकत लगानी पड़ती है। ऐसी ढलान से सुरक्षित नीचे उतरने के लिए आपको रस्सी की जरूरत होती है। तादेउस ने जेडजी से उनकी साझा रस्सी मांगी ताकि वे सावधानी से खुद को नीचे उतार सकें, और तभी जेडजी को एहसास हुआ कि उसके पास रस्सी नहीं है। अपनी बेहद थकान और सुन्न कर देने वाली हालत में उसने गलती से रस्सी को उनके पिछले अस्थायी शिविर में दक्षिणी दीवार पर ही छोड़ दिया था। वे एकदम खरी खाई के ऊपर खड़े थे, जहां उनके पास बिल्कुल भी कोई सुरक्षा नहीं थी। उनके पास एकमात्र विकल्प था कि वे फिसलन भरी बर्फ पर नीचे उतरें और केवल अपने पहने हुए उपकरण यानी क्रैम्पोनों के भरोसे रहें। ये भारी धातु के फ्रेम होते हैं जिनमें बेहद तेज नुकीले कांटे लगे होते हैं, जो आपके चढ़ाई वाले जूतों के नीचे मजबूती से बांध दिए जाते हैं। जब आप बर्फ की दीवार में लात मारते हैं तो वे कांटे उसमें धंस जाते हैं और आपके लिए छोटे छोटे धातु के प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जिन पर आप खड़े हो सकते हैं। क्योंकि उनके पास रस्सी नहीं थी, वे पट्टियां ही एकमात्र चीज थीं जो उन्हें पहाड़ से जोड़े हुए थीं। जेडजी ने पहले सावधानी से बर्फ पर नीचे उतरा, हर कदम को आजमाते हुए, उस पर अपना वजन डालने से पहले भरोसा करते हुए, तद्यूश को ऊपर से आवाज लगाते हुए कि वह थोड़ा बाईं ओर उस बर्फ के हिस्से की तरफ जाए जो बाकी की तुलना में थोड़ा कम खतरनाक लग रहा था। तद्यूश उसके पीछे नीचे उतरना शुरू किया और फिर जेडजी ने ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो तद्यूश को हवा में देखा। उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे वो अब भी किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो अब वहां नहीं थी। उसके जूते से एक क्रैम्पॉन निकल गया था और जब उसने संतुलन बनाने के लिए अपना वजन दूसरे पैर पर डाला तो दूसरे पैर का क्रैम्पॉन भी निकल गया। अब उसे पहाड़ से जोड़कर कुछ भी नहीं था। जेडजी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह जा चुका था। वो बस देख सकता था कि उसके वर्षों के पर्वतारोहण साथी, जिसके साथ वो 48 घंटे पहले ही K2 की चोटी पर खड़ा था, ढलान से नीचे फिसलते हुए उसकी नजरों से ओझल हो गया और फिर सिर्फ हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जेडजी को वो छोटा सा रास्ता पार करने में 5 घंटे से भी ज्यादा लग गए, जो सामान्यतः बहुत कम समय में तय हो जाता। जब तक वह रास्ते में नीचे स्थित कोरियाई टीम के टेंट तक पहुंचा, तब तक वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उन्होंने उसे जो कुछ भी था दिया और जेडजी बेहोश हो गया। वो लगातार 20 घंटे तक सोता रहा। तादेउस प्योत्रोव्स्की कभी नहीं मिला, न उस दिन न ही उसके बाद हुई खोज में। जिस पर्वत ने अभी अभी 2 लोगों को अपने दक्षिणी मुख पर इतिहास रचने दिया था, उसने उनमें से एक को चोटी पर पहुंचने के 48 घंटे के भीतर वापस ले लिया। लेकिन सिर्फ 6 दिन बाद K2 ने साबित कर दिया कि ये मायने भी नहीं रखता कि आप कितनी भी सावधानी बरतें। रेनाटो कासोरोटो 38 साल के एक इतालवी पर्वतारोही थे जो पूरी तरह अकेले काम करने के लिए मशहूर थे। उन्होंने कई हफ्ते अकेले ही उसी रिज पर चढ़ने की कोशिश में बिताए थे जिसने उसी गर्मी में इससे पहले अमेरिकियों की जान ले ली थी, जिसे मैजिक लाइन कहा जाता है। लेकिन जब पहाड़ की ऊंचाई पर मौसम खराब हो गया तो रेनाटो ने अपना अभिमान एक तरफ रख दिया, सुरक्षित रहने का फैसला किया और वापस लौट गए। 16 जुलाई तक वो उस डरावने रिज से पूरी तरह से सुरक्षित नीचे उतरने में सफल हो गए थे। वो बेस कैंप से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थे और पूरी तरह सुरक्षित जमीन से सिर्फ 15 मिनट दूर थे। वो लगभग घर पहुंच ही गए थे। उन्हें बस K2 के बेस पर इस ग्लेशियर को पार करना था। समस्या ये थी कि ग्लेशियर असल में बर्फ की एक विशाल धीरे धीरे बहने वाली नदी थी और क्योंकि ये चलती है, इसमें दरारें पड़ती हैं, जिससे गहरी छुपी हुई खाइयां बन जाती हैं जिन्हें क्रेवस कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक जमी हुई पार्किंग में चल रहे हैं, लेकिन बर्फ की पतली परत के नीचे ऐसे ट्रैप डोर हैं जो सीधे 130 फीट गहरी बर्फीली खाइयों में गिरा देते हैं। रेनाटो अपने टेंट से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था जब उसने बर्फ के एक ऐसे हिस्से पर कदम रखा जो बिल्कुल भी ठोस जमीन नहीं थी। बर्फ का पुल उसके जूतों के नीचे से टूट गया और वो लगभग 13 मंजिल नीचे बर्फीली अंधेरी गहराई में गिर गया। वो गिरने के बाद भी बच गया और इस बर्फीली गुफा की तलहटी में टूटा फूटा पड़ा रहा। किसी तरह उसने अपने बैग से एक रेडियो निकाल लिया। बेस कैंप में उसकी पत्नी गोरेटा अपने टेंट में बैठी थी, अपना रेडियो ऑन किए हुए, और उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। खड़खड़ाते रेडियो शोर के बीच रेनेटो ने एक संदेश फुसफुसाया जो किसी भी पत्नी को कभी नहीं सुनना चाहिए। गोरेटा, मैं बेस कैंप के पास एक हिमदरार में मर रहा हूँ। इटली, ब्रिटेन और जर्मनी के कैंपों से एक विशाल बचाव दल ने तुरंत अपना सामान उठाया और ग्लेशियर पर दौड़ पड़ा। उन्होंने हिमदरार को ढूंढा, रस्सियां नीचे डालीं और चमत्कारिक रूप से रेनेटो को जीवित रहते हुए सतह तक वापस खींच लाने में कामयाब रहे। लेकिन इंसानी शरीर 13 मंजिल ऊंची गिरावट से बचने के लिए नहीं बना है। उसकी आंतरिक चोटें बहुत गंभीर थीं और उसे बाहर निकालने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। बस इसी तरह अब 6 बेहतरीन पर्वतारोही मर चुके थे। वे हिमस्खलन, थकावट, उपकरणों की खराबी और हिमदरारों के कारण पहाड़ के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में मारे गए थे। बेस कैंप पर
कर्ट और जूली पहाड़ को धीरे धीरे खाली होते हुए देख रहे थे। कुछ हफ्ते पहले तक जो जीवंत शोरगुल वाला गांव जैसा माहौल ग्लेशियरों में था, वो अब पूरी तरह गायब हो चुका था। टीमें अपना सामान समेट रही थीं और भाग रही थीं, लेकिन कर्ट डीएमबर्गर और जूली टुलिस के लिए वापस लौटना कोई विकल्प नहीं था। वे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर फिल्म बनाने वाली टीम थे। वे यहां तक सिर्फ दूसरों को जाते हुए फिल्माने के लिए नहीं आए थे, वे शिखर तक पहुंचने को फिल्म बंद करने वाले थे। तो अगस्त की शुरुआत में जब बाकी सभी लोग पहाड़ से लौट रहे थे, कर्ट और जूली ने अपने भारी कैमरे पैक किए, क्रैम्पॉन पहने और एब्रूजी स्पर पर लंबी कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। चोटी पर जाने से पहले उनका आखिरी पड़ाव कैंप 4 था। यह लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर शोल्डर नाम के इस ढलवां खुले बर्फीले पठार पर स्थित है। उस ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव इतना कम होता है कि हर बार जब आप सांस लेते हैं तो आपको जीवित रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका केवल 1 अंश ही मिलता है। इस जगह को डेथ जोन कहा जाता है और यहाँ का सबसे बड़ा नियम है, जल्दी ऊपर जाओ और जल्दी निकल जाओ, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जब कर्ट और जूली आखिरकार 2 अगस्त को खुद को घसीटते हुए कैंप 4 की बर्फ पर पहुंचे तो उन्हें मजबूरन वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि उस सीजन में चाहे जो भी हो, शिखर तक पहुंचने का इरादा रखने वाले वे अकेले नहीं थे। अविश्वसनीय रूप से हफ्तों तक खराब मौसम और नाकाम कोशिशों के बाद कई स्वतंत्र अभियानों की टीमें उसी दिन ठीक उसी बर्फ के टुकड़े पर इकट्ठा हो गई थीं। वहां एलन राउज थे, एक शानदार ब्रिटिश पर्वतारोही जिन्होंने अपनी मूल टीम के हार मान लेने के बाद भी घर लौटने से इनकार कर दिया था। वहां एक पोलिश पर्वतारोही थे जिनका नाम मुफ्का था। वहां एक दक्षिण कोरियाई टीम थी और 3 अत्यंत अनुभवी ऑस्ट्रियाई पर्वतारोहियों का एक समूह था। अगर यह कहीं और होता तो साथियों का होना राहत की बात होती। यहाँ यह सिर्फ एक इंतजाम के लिहाज से एक दुस्वप्न था। पिछले हफ्तों के कठोर मौसम ने कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। जो टेंट यहाँ कुछ दिन पहले लगाए गए थे, वे या तो तेज हवा से फटकर चीथड़े हो गए थे या टनों बर्फ के नीचे दब गए थे। कूट और जूली एक अतिरिक्त टेंट अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन बाकी लोग इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखाई थी। तो जब 2 अगस्त को सूरज ढलने लगा तो जमा देने वाली ठंड ने पर्वतारोहियों को जिंदा रहने के लिए बेतहाशा जद्दोजहद करने पर मजबूर कर दिया। वे खुद को किसी भी बचे हुए नाजुक नायलॉन शेल्टर में ठूंसने लगे। एक समय ऐसा आया जब वयस्क पुरुषों को 2 लोगों के लिए बने छोटे से टेंट में सार्डिन मछलियों की तरह ठूंस दिया गया। सोना नामुमकिन था। वे बस अंधेरे में पड़े रहे, कांपते हुए, भारी सांसें लेते हुए, सिर्फ गर्म रहने के लिए अपनी कीमती ऊर्जा जला रहे थे। और अगली सुबह थके हुए और अव्यवस्थित भीड़-भाड़ वाले कैंप ने एक घातक गलती कर दी। उन्होंने शिखर तक पहुंचने से पहले एक अतिरिक्त दिन आराम करने का फैसला किया। उन्होंने 24 घंटे का एकदम सही मौसम गवा दिया, लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि उन्होंने खाना और स्टोव गैस भी खर्च कर दी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसकी उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार 4 अगस्त की सुबह सभी पर्वतारोहियों ने शिखर की ओर बढ़ना शुरू किया। एलन राउस कैंप 4 से सबसे आगे थे। उन्होंने मीलों गहरी बर्फ में रास्ता बनाया, अपनी कीमती ऊर्जा खर्च की, लेकिन उन्हें पता था कि जो वो कर रहे हैं वो इस सीजन को सफल बनाने के लिए जरूरी है। और 4 अगस्त 1986 को शाम 4 बजे उन्होंने ये कर दिखाया। एलन राउस K2 की चोटी पर पहुंच गए। अब वे K2 की चोटी पर पहुंचने वाले पहले ब्रिटिश पर्वतारोही बन गए थे और वे तुरंत नीचे उतरने लगे। लेकिन कर्ट और जूली को एक और समस्या का सामना करना था। वे सिर्फ चढ़ाई ही नहीं कर रहे थे, याद रखिए, वे K2 की चोटी को फिल्माने के लिए यहाँ आए थे। इसका मतलब था कि उन्हें पूरी तरह थके हुए, ऑक्सीजन की कमी से जूझते शरीर के साथ भारी फिल्म उपकरण ले जाना था। वे इतनी धीमी गति से चले कि शाम 5:30 बजे तक ही चोटी पर पहुंच पाए। ये भी एक अद्भुत उपलब्धि थी। एक तो जूली K2 की चोटी पर पहुंचने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनी, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी तस्वीरें लीं और चारों ओर देखा, सूरज पहले ही क्षितिज के पीछे डूबने लगा था। और जैसे ही वे नीचे उतरना शुरू हुए, घना अंधेरा पहाड़ पर छा गया। वे पृथ्वी के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक पर बिना कुछ देखे रास्ता बना रहे थे। और फिर जो होना था वही हुआ। जूली पूरी तरह से थकी हुई और अपनी शारीरिक संतुलन खोती हुई अचानक फिसल गई। उसके क्रैम्पॉन सख्त बर्फ पर पकड़ खो बैठे, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसके गिरने से कर्ट भी तुरंत अपने पैरों से उखड़ गया। दोनों लगभग सीधी दीवार से बेकाबू होकर नीचे गिरने लगे। अब किसी चमत्कार से वे किनारे से नीचे नहीं गिरे। वे नरम बर्फ के एक हिस्से पर गिरे और किसी तरह अपनी फिसलन को रोक पाए, लेकिन अब वे पूरी तरह रास्ते से भटक चुके थे, अंधेरे में खो गए थे और कैंप 4 तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वे नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे ब्राड्स उस गर्मी की शुरुआत में थे। कूट और जूली को मजबूरन बर्फ में एक छोटा सा गड्ढा बनाना पड़ा और पूरी रात 27,500 फीट की ऊंचाई पर खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितना खतरनाक है,
लेकिन उनके पास सचमुच कोई और विकल्प नहीं था और वे ठंड से मरे नहीं। 5 अगस्त को जब सूरज निकला तो वे आधे जमे हुए, थके हारे और पूरी तरह से टूटे हुए थे और किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस कैंप 4 के टेंट्स तक पहुंच गए। अब सभी पर्वतारोही फिर से एक साथ हो गए थे। उन्हें बस कुछ घंटों के लिए आराम करना था, अपने बैग पैक करने थे और पहाड़ से नीचे उतरना था। लेकिन K2 की कुछ और ही योजना थी, क्योंकि जैसे ही कर्ट और जूली अपने टेंट में घुसे, एक विशाल और अप्रत्याशित मौसम प्रणाली पहाड़ से टकरा गई। 100 मील प्रति घंटे से भी तेज हवाएं इतनी जोर से चल रही थीं कि वे नायलॉन के टेंट्स को बर्फ से उखाड़कर आसमान में फेंक सकती थीं। तापमान गिरकर -40 डिग्री तक पहुंच गया। पर्वतारोहियों को तुरंत वहीं रुकना पड़ा, लेकिन उनके पास उम्मीद थी। ऐसे तूफान पूरे सीजन में आम थे। उन्हें बस शायद 1-2 दोपहर और काटनी थी। लेकिन ये तूफान बस यूं ही नहीं गुजर गया। नहीं, ये 5 दर्दनाक दिनों तक लगातार चलता रहा। कर्ट और जूली का छोटा सा टेंट भारी बर्फ की वजह से लगभग दब गया था। उन्हें बाहर निकलना पड़ा जब बर्फीला तूफान थोड़ा थमा और जिंदा रहने के लिए एलन और ऑस्ट्रियाई लोगों के साथ पहले से भरे हुए दूसरे टेंट में घुसना पड़ा। अब 3 लोगों के लिए बने टेंट में 7 लोग फंसे हुए थे और 8 अगस्त तक हालात और भी खराब हो गए। उनका स्टोव गैस खत्म हो गया। बिना गैस के आप बर्फ नहीं पिघला सकते और उस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली और सूखी होती है कि हर घबराई हुई सांस के साथ आपके फेफड़ों से बहुत सारा पानी निकल जाता है। एक पर्वतारोही को जिंदा रहने के लिए रोजाना लगभग 6 लीटर पानी पीना पड़ता है और उनका पानी पाने का एकमात्र स्रोत अभी अभी खत्म हो गया था। वे एक अंधेरे, जोर जोर से हिलते हुए नायलॉन के डिब्बे में फंसे हुए थे और सचमुच अंदर से बाहर तक सूख रहे थे। ये था ब्लैक समर और सच कहूं तो ये किसी भी पर्वत पर किसी पर्वतारोही के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति थी। वे उस स्तर की यातना को बस कुछ समय तक ही सह सकते थे और जूली के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा था। गिरने से लगी चोटें, पानी की कमी, उम्मीद का न होना, ये सब मिलकर उस पर भारी पड़ गए। उसके फेफड़े धीरे धीरे तरल से भरने लगे। उसकी हर सांस से एक भयानक भीगी सी घरघराहट की आवाज आती थी और किया भी कुछ नहीं जा सकता था। कर्ट, एलन या वहां मौजूद कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। दुख की बात है कि लगभग 8 अगस्त 1986 को रात के किसी समय जूली, जो K2 पर चढ़ने वाली पहली ब्रिटिश महिला थीं, अपनी नींद में चुपचाप चल बसीं। कूट डीएम्बर्गर अब अपने सबसे करीबी दोस्त के निर्जीव शरीर के पास बैठा था और उसे पता था कि अगर हवा जल्दी नहीं रुकी तो उनमें से कोई भी कभी घर नहीं लौट पाएगा। 10 अगस्त की सुबह वो तेज चीखती हुई हवा आखिरकार रुक गई। 5 लगातार दिनों की पूरी यातना के बाद K2 आखिरकार शांत हो गया था। टेंट के अंदर फंसे बचे हुए लोगों के लिए साफ आसमान ने एक डरावना सच सामने ला दिया। कैंप 4 के टेंटों में 6 लोग अभी भी सांस ले रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे 26,000 फीट की ऊंचाई पर एक और रात भी रुके तो उनका हाल भी जूली जैसा ही हो जाएगा। उन्हें अपना सामान उठाना था और तुरंत पहाड़ से नीचे उतरना था। लेकिन जैसे ही बचे हुए लोग फटे हुए टेंटों से बाहर निकलने लगे, उन्होंने देखा कि उनमें से एक हिल नहीं रहा था। एलन राउज, वो आदमी जिसने रास्ता बनाया था और कुछ दिन पहले ही सबको शिखर तक पहुंचाया था, अब बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। गाढ़ा खून, ऑक्सीजन की भारी कमी और अत्यधिक डिहाइड्रेशन ने उसके दिमाग को गहरे अटल कोमा में धकेल दिया था। अगर आप किसी सामान्य हाइकिंग ट्रेल पर हैं और आपका दोस्त गिर जाता है तो आप उसे अपने कंधे पर डालकर ले जा सकते हैं, लेकिन 26,000 फीट की ऊंचाई पर आप मुश्किल से अपने ही पैरों को उठा पाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक पूरे वयस्क बेहोश आदमी को एक खड़ी जमी हुई सीढ़ी से नीचे ले जाना है, जहां नीचे 1000 फीट की खाई है। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप दोनों गिरेंगे और आप दोनों की मौत हो जाएगी। तो कर्ट और बाकी 4 पर्वतारोहियों जो अभी भी खड़े हो सकते थे, उन्हें एक कठिन फैसला लेना पड़ा। एलन के साथ क्या किया जाए? एक छोटा सा विराम। हर महीने एक कहानी होती है जो कभी यूट्यूब पर नहीं जाती। अगर आप चाहें तो वो वहां है, पेट्रियन, लिंक नीचे है। अब हम कहां थे? एलन के साथ रुकें, यह जानते हुए कि वह खुद कभी नीचे नहीं जा पाएंगे या फिर वहां से निकलकर खुद को बचा लें। उन्होंने खुद को बचाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे टेंट से बाहर निकले और अब्रूजी इस पर से नीचे उतरना शुरू किया, वे अब किसी भी तरह से शीर्ष एथलीट नहीं लग रहे थे। वे भूतों की तरह चल रहे थे और जिस पहाड़ से वे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे वो वही पहाड़ नहीं था जिस पर वे चढ़े थे। 5 दिनों की बर्फीली आंधी ने सब कुछ पूरी तरह मिटा दिया था। जिन सुरक्षा रस्सियों के सहारे वे ऊपर आए थे, वे ताजा और अस्थिर बर्फ की कई फीट मोटी परत के नीचे दब चुकी थीं। गहरी बर्फ में उनका हर कदम एक विशाल हिमस्खलन शुरू कर देने का खतरा था, जो उन्हें सबको खाई में बहा ले जाता। और पर्वतारोही खुद भी शारीरिक रूप से टूट चुके थे, क्योंकि वे पानी के लिए बर्फ नहीं पिघला पाए थे। वे गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड थे। उनका खून गाढ़ा हो गया था
और उनकी मांसपेशियां सचमुच खुद को ही खाने लगी थीं, ताकि उनके जरूरी अंग गर्म रह सकें। टेंट से बस कुछ 100 फीट की दूरी पर दो ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हान्नेस वीजर और एल्फ्रेड इमिट्जर बस जवाब दे गए। वे बर्फ में बैठ गए, पूरी तरह थक चुके थे और फिर उठ नहीं पाए। ठंड में उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वे वहीं मर गए, लगभग उसी कैंप के सामने ही जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा था। अब उन 7 लोगों में से जो उन टेंटों में फंसे थे, बस कर्ट, एक ऑस्ट्रियाई जिसका नाम विली बावर था और एक पोलिश महिला जिसका नाम मुवका था, बचे थे। तीनों ने अपनी मरती हुई देह के खिलाफ एक बेतहाशा असंगठित दौर में अंधाधुंध खड़ी बर्फ से नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन K2 नीचे तक बहुत लंबा रास्ता था और निचले कैंपों में फिक्स्ड रस्सियों के कहीं बीच में मुवका की अद्भुत ताकत भी आखिरकार खत्म हो गई। वह रस्सियों पर ही बेहोश हो गईं और इस तरह पहाड़ द्वारा निगले गए लोगों की दर्दनाक सूची में उनका भी नाम जुड़ गया। सारी मुश्किलों के बावजूद मतिभ्रम और गंभीर शीतदंश से जूझते हुए विली बावर किसी तरह खुद को घसीटते हुए बेस कैंप तक ले जाने में कामयाब रहे। वह लड़खड़ाते हुए मेडिकल टेंट में पहुंचे और तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। अब भी मौजूद बचाव दल निचली ढलानों पर तेजी से ऊपर गए और कुर्ट डिएम्बर्गर को बर्फ पर लड़खड़ाते हुए नीचे आते हुए पाया, जो मुश्किल से अपनी जान बचाए हुए थे। कुर्ट और विली बच तो गए, लेकिन बहुत मुश्किल से। और ये आखिरी बार नहीं था जब एक पर्वतारोहण सीजन इतनी बेरहमी से खत्म हुआ हो, क्योंकि सिर्फ जनवरी 2026 में मकालू पर, जो एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में ज्यादातर आम पर्वतारोहियों ने कभी सुना भी नहीं होगा, कुछ ऐसा हुआ जिसे सच में हुआ मानना भी मुश्किल है। 4 पर्वतारोहियों ने शिखर पर इतिहास रच दिया। कुछ ही घंटों में उनमें से 2 की मौत हो गई। असल में क्या हुआ, यह अगले वीडियो में है।